चाइना, जो कि वर्ल्ड की मैन्युफैक्चरिंग हब है। मोस्ट चांसेस में जिस फ़ोन या लैपटॉप पे आज ये वीडियो देख रहे हैं वो भी शायद चाइना में ही बना होगा। लेकिन पास्ट कुछ टाइम से ये स्पेकुलेशन है कि बिग कंपनीज चाइना से बाहर जाने का प्लान बना रही हैं या चाइना का अल्टरनेट ढूंढ रही हैं, क्योंकि कोविड-19 की वजह से सप्लाई चेन कम्प्लीटली डिस्टर्ब हो गई है और कंपनीज़ को ये रियलाइज़ हुआ है कि वो चाइना पे ओवरली डिपेंडेंट हैं। वर्ल्ड चाइना पे हैविली डिपेंड करता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और अगर कोई चीज़ चाइना में असेंबल नहीं होती तब भी उसमें 100% कोई ना कोई ऐसा कंपोनेंट होगा जो चाइना में बना होगा। पर ऐसा क्यों है? इसके पीछे एक बड़ा कारण है चाइना की अल्ट्रा चीप मैन्युफैक्चरिंग, जो कि लार्ज स्केल पर लो टू मीडियम लेवल प्रोडक्ट्स को सोर्स कर सकती है। लेकिन सोचिए, अगर चाइना सिर्फ 1 महीने के लिए शटडाउन हो जाए तो? जी हाँ, कोविड-19 के दौरान इसी दिक्कत की वजह से कंपनीज़ ने इन चीज़ों के बारे में सोचना शुरू किया। उस केस के अंदर सारी सप्लाई चेन जो है वो डिसरप्ट हो जाएगी, शैटर हो जाएगी और बड़े कॉरपोरेशन को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। लेकिन आज हम इन बातों पे नहीं, इस बात पर डिस्कस करेंगे कि क्या ये क्राइसिस चाइना के लिए वरदान बनकर आया है या चाइना का इकोनॉमिक डाउनफॉल शुरू हो गया है। आजकल कितनी न्यूज़ फ्लोट हो रही हैं कि चाइना की सप्लाई चेन और मैन्युफैक्चरिंग का अल्टरनेटिव बड़े कॉरपोरेट्स ढूंढ रहे हैं। शायद ये सच होगा या मे बी एक स्पेकुलेशन, पर मोस्ट एनालिस्ट ये सजेस्ट कर रहे हैं कि ये अल्टरनेट जो होगा वो इंडिया होगा, इंडोनेशिया, थाईलैंड और वियतनाम हो सकता है। लेकिन हम अगर ध्यान से देखें तो चाइना, जिसकी हमेशा से डेट बेस्ड डिप्लोमेसी रही है और इकोनॉमिक फर्स्ट सोच रही है, क्या ये सब आसानी से होने देगा? और अगर नहीं तो कैसे इसे रोकेगा? ये कोविड-19 वायरस को ही देखिए, जो एक लोकल लेवल वुहान से शुरू हुआ था लेकिन आज एक पेंडेमिक बन चुका है और ग्लोबल क्राइसिस के रूप में सबने देखा है। इससे सभी कंट्रीज़ को, चाहे वो डेवलपिंग हो या डेवलप नेशन, सभी को बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। आज के टाइम में अगर कोई कंट्री सोचती है कि सप्लाई चेन को बेटर करके वो चाइना के ऊपर से डिपेंडेंसी ख़त्म कर सकता है तो ऐसा पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सभी कंट्रीज़ को किसी न किसी रूप से कोविड का सामना करना पड़ा है और लॉकडाउन की वजह से इंटरनेशनल ट्रेड्स कट हुए हैं। अब सभी कॉरपोरेशन ये सोच रही हैं कि मिनिमम लॉजिस्टिक्स के अंदर मैक्सिमम प्रोडक्शन कैसे की जाए ताकि मार्जिन भी बने रहें और कंपनीज फ्यूचर में प्रॉफिटेबल रहें। इसका एक एग्जांपल से हम ये समझ सकते हैं कि कैसे दो कंपनीज इस सिनेरियो को फेस करेंगी। मानिए कंपनी ए और बी, दो कंपनीज हैं जो मोबाइल प्रोडक्ट्स बनाती हैं। अब ए कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग चाइना से करती है तो उसको वहाँ की चीप लेबर का फ़ायदा मिलता है, क्लोज कंपोनेंट सप्लाई का फ़ायदा मिलता है और चाइना की एक रेपुटेशन है जो कि टाइमली डिलीवरी की है। उसकी वजह से उनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो टाइमली डिलीवर हो जाते हैं। इस वजह से क्या हो रहा है कि वो चाइना के अंदर फास्टर पेस पे प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवा पा रहे हैं, क्योंकि चाइना में आपको एक सिंगल लॉ फॉलो करना पड़ता है और चाइना अडेप्ट कर सकता है न्यू प्रोडक्ट्स को जो कि कंपनीज फ्यूचर में या मंथ्स में रोल आउट्स करेंगे। जबकि कंपनी बी वो डाइवर्सिफिकेशन पे बिलीव करती है और चाहती नहीं है कि वो चाइना अकेले पे ही रिलाई करे। अब इनको मल्टीपल लोकेशन के अंदर अपने प्लांट सेटअप करने पड़ेंगे, उनको ट्रैक करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा ताकि वो प्रॉपर फंक्शन कर पाए। अलग अलग सप्लायर से आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, अलग अलग कंट्रीज़ के लॉ के कंप्लाइंस देने पड़ेंगे और एट लास्ट चीज़ लॉजिस्टिक्स, जो कि हर कंट्री के अंदर ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और कॉम्प्लेक्स होता है। सो कंपनी बी बिज़नेस से अपने आप बाहर हो जाएगी, चाहे वो अच्छे दिन के अंदर ही बिज़नेस क्यों ना करती हो। और अगर पेंडेमिक जैसी कोई सिचुएशन आ जाए तो कंपनी बी के लिए तो वो नाइटमेयर हो जाएगा। लेकिन रुकिए, आप कहेंगे ऐसा भी तो कॉरपोरेट्स ने किया है कि वो अलग अलग जगह पर अपनी मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं, जैसे सैमसंग। तो हम इस बात से ये जान सकते हैं कि ऐसा ज़्यादातर कंपनियां इसलिए करती हैं क्योंकि उन कंट्रीज़ के अंदर ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस होते हैं या फिर वो कंपनीज़ हायर इंपोर्ट ड्यूटी लगाती हैं अदर कंट्री प्रोडक्ट्स पे। तो इन कंपनीज़ को उस देश के अंदर प्रोडक्शन करना सस्ता पड़ता है ताकि वो इंपोर्ट टैक्स में भी अपनी बचत कर सकें। लेकिन ऐसी पॉलिसी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स पे ही होती है, जैसे कि कार्स, हाई एंड मोबाइल फ़ोन्स। क्या आपने कभी सुना है कि कोई टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अलग अलग स्टेट के अंदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स एस्टेब्लिश कर रही है? जी नहीं। BMW और टोयोटा इसीलिए अलग अलग छोटी कंट्री, बड़ी कंट्री सब में अपने प्लांट सेटअप करती है ताकि उन्हें इंपोर्ट ड्यूटी के अंदर फ़ायदा मिल सके। प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी कंट्री के अंदर लोकल जॉब्स और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए की जाती है। लेकिन ऐसा क्या है कि चाइना, USA, जापान और EU इन सबसे अलग है? तो ये बात इस बात से समझी जा सकती है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट का अपनी इकोनॉमी पर सबसे ज़्यादा कंट्रोल है। चाइनीज़ गवर्नमेंट अपनी एक्सचेंज रेट खुद तय कर सकती है, स्टेट ओन्ड कंपनीज़ के रास्ते से डायरेक्ट फंडिंग करवा सकती है
और स्टॉक मार्केट पे अपना कंप्लीट कंट्रोल कर सकती है। अगर आपको चाइनीज़ स्टॉक मार्केट के बारे में जानना है तो कृपया करके आई बटन पे क्लिक करें, आपको इससे रिलेटेड वीडियो वहाँ मिल जाएगा। चाइना में पॉलिसी लागू करवाना बहुत आसान है। एज चाइनीज़ गवर्नमेंट अगर ये कह देती है कि कल सुबह से सभी लोग काम पे जाएंगे तो वहाँ नेक्स्ट मॉर्निंग सभी लोग काम पर जाना शुरू कर देंगे। इस वजह से नए कानून को लाना, नई पॉलिसीज़ को फास्टर पेस पे इम्प्लीमेंट करना चाइना के अंदर बहुत आसान है। ये कॉन्सेप्ट जो फ्री सोसाइटी के थोड़ा सा खिलाफ हो जाता है, लेकिन चाइना को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। वो अपने वाइटल डिसीजन फास्टर पेस पे इम्प्लीमेंट कर पाता है। चाइना वर्ल्ड की एक लौती एक ऐसी इकोनॉमी है जिसने लास्ट डिकेड के अंदर सबसे ज़्यादा बिलियनर्स विश्व को दिए हैं। चाइना के लोग अब फार्मिंग से मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, जिससे ज़्यादा जॉब्स क्रिएट हो रही हैं और जीडीपी भी फास्टर ग्रोथ कर रही है। और अल्टीमेटली चाइना एक डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड नेशन ही तो बनना चाहता है, लेकिन इससे एक नई प्रॉब्लम का जन्म हो रहा है चाइना में, जिसे हम कहते हैं मिडिल इनकम ट्रैप। तो क्या होता है मिडिल इनकम ट्रैप? मिडिल इनकम ट्रैप के अंदर आप समझिए कि चाइना के अंदर अब वर्कर्स जो हैं ज़्यादा वेजेस की डिमांड कर रहे हैं। इससे वर्ल्ड में वो चीप लेबर का जो टैग था वो उससे हटता जा रहा है और अलग कंट्री जैसे वियतनाम, बांग्लादेश, कंबोडिया, ये देश अपनी चीप लेबर के लिए जाने लगे हैं। चाइना में मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाना एक सबसे बड़ा रीज़न इसका इनकी यंग डेमोग्राफी और चीप लेबर थी। लेकिन अगर चीप लेबर ही नहीं रहेगी तो चाइना के लॉन्ग टर्म में कैसे सर्वाइव करेगा? मिडिल इनकम ट्रैप के कारण ना तो आप ग्रेट मैन्युफैक्चरिंग हब बन पाएंगे और ना ही इतने रिच बन पाएंगे कि आप सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं। चाइना को भी ये चीज़ दिख रही है और उन्होंने इसके बारे में सोचना शुरू कर दिया है। जैसे चाइना में एनवायरनमेंट रिलेटेड लॉज ज़्यादा हैं नहीं, लेबर प्रोटेक्शन लॉ की भी कोई ऐसी वैलिडिटी है भी नहीं और ना ही वो उसे फोर्स कर रहे हैं। और चाइना में अभी पुअर पीपल्स की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है। इन बातों से ये क्लियर है कि चाइना चीप लेबर का हब बना रहेगा। लेकिन इसके साथ चाइना एक काम और कर रहा है, ये उन कंट्रीज़ में इन्वेस्ट कर रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है जहाँ पर लेबर फ्यूचर में बहुत चीप होगी, जैसे नाइजीरिया, सेनेगल, जिम्बाब्वे, पाकिस्तान। अगर आप IMF की रिपोर्ट पढ़ेंगे तो नाइजीरिया जो है 2050 तक वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा यंग इकोनॉमी रहेगा। इसने ऐसी इकोनॉमीज जो कि यंग हैं और लेबर फोर्स अभी चीप है वहाँ पे पोर्ट्स फैसिलिटीज़ एस्टेब्लिश करनी शुरू कर दी हैं और ये सब कंट्रीज़ फ्यूचर में सबसे यंग कंट्रीज़ रहेंगी। चाइना इन कंट्रीज़ में एक्सपेंड कर रहा है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के डेट दे रहा है थ्रू स्टेट ओन्ड बैंक्स। जैसे अगर किसी कंट्रीज़ को डैम बनवाना है तो चाइना वहाँ पे जाके उसे फंड करता है और उसे बोल्ड अक्षरों में एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाता है कि ये डैम जो है चाइनीज़ कंपनी बनाएगी। तो आप इसे समझ सकते हैं कि चाइना इससे अपनी एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन कर रहा है और डेट से इंटरेस्ट को अर्न कर रहा है और वर्ल्ड के अंदर एक सेवियर का टैग भी पा रहा है। इन फ्यूचर चाइना की करेंसी US डॉलर को भी कम्पीट करने लग जाएगी। वो ऐसे क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज़ जिनको चाइना ने डेट दिया है उन्हें भी तो चाइना को डेट वापस करना है और चाइना को अगर उसी की करेंसी में डेट वापस करना है तो वो कंट्रीज़ US डॉलर की जगह युआन को अपना रिजर्व रखना पसंद करेंगी। चाइना ने बस इस डेट के जरिए अपनी बहुत सी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लिया है। वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव से अब चाइना ट्रेडिंग हब बन रहा है। चाइना की एक्सपेंशन पॉलिसी टाइम के साथ और स्ट्रॉन्ग और प्रॉफिटेबल होती जा रही है। चाइना इस डिप्लोमेसी का एक एग्जाम्पल केन्या में दिखा रहा है, जहाँ पर उन्होंने मुम्बासा पोर्ट की एस्टेब्लिशमेंट की, लेकिन केन्या किसी कारण से वो डेट रीपे नहीं कर पा रही, जिस वजह से चाइना ने आज उस पोर्ट पर कब्जा कर लिया है और फोर्सफुली केन्या को चाइना के साथ ट्रेड करना पड़ रहा है। अगर आप देखेंगे 1950s के दौर में USA ने भी सेम पॉलिसीज़ का यूज़ किया था, लेकिन चाइना डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व हो रहा है और इसमें रिस्क भी ज़्यादा है। लेकिन चाइना पहले से ही शायद ये सोच कर आया है कि वो पुअर नेशन को जैसे अफ्रीकन कंट्रीज़ और पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इनको कैपेसिटी से ज़्यादा लोन दे देगा और जब वो रीपे करने की हालत में नहीं रहेंगे तो चाइना उनसे ट्रेड ऑफ करेगा, मे बी मिनरल्स और मे बी रिसोर्सेज। लेकिन दोनों ही कंडीशन में चाइना को इसका फ़ायदा ज़रूर होगा। चाइना को कुछ टाइम में एमिशन नॉर्म्स या लेबर लॉज को भी फोर्स करना होगा, तब चाइना के अंदर चीप लेबर का अवेलेबल होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर है, वर्ल्ड की वर्कशॉप है और चाइना शायद इसी टैग को फ्यूचर में भी अपने साथ रखना चाहता है। लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं, लेकिन चाइना इज़ डूइंग व्हाट इज़ बेस्ट फॉर हिज इकोनॉमी। लेकिन इस डिकेड में भी चाइना डबल डिजिट से ग्रो करेगा। ये ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस चाइना की ग्रोथ को और फास्ट कर देगा। एज कंट्रीज़ के रिजर्व खत्म हो रहे हैं, उन्हें अपने हेल्थ केयर सिस्टम पर अनएक्सपेक्टेडली कुछ ज़्यादा ही खर्च करना पड़ गया। जैसे स्टॉक मार्केट में आपने देखा होगा, जब भी मार्केट क्रैश होता है तो अच्छे स्टॉक चीप रेट्स पे मिल जाते हैं। चाइना भी वैसे ही वर्ल्ड की सबसे अच्छी इकोनॉमीज़ जो कि कोविड की वजह से परेशानी के अंदर है,
उनको डेट देगा या अपने फॉरेन रिजर्व से उनकी मदद करेगा। चाइना, जिसके पास वर्ल्ड में फॉरेन रिजर्व सबसे ज़्यादा हैं और सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व हैं, ज़रूर इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएगा और एक्सपेंड करेगा। तो चाइना क्या नेक्स्ट सुपर पावर बनेगा वर्ल्ड की? इसका क्लियर आंसर तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन इंडिकेटर इसी की ओर इशारा ज़रूर करते हैं। क्या लगता है आप लोगों को इस बारे में? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।